क्या सोचा बताओ। सर फोर्स एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है सर। डेल्टा टी होता है टी टू माइनस टी वन। सर टी वन तो अपना जीरो है सर, टी टू अपन को टी वन दिया है सर इसमें थोड़ा। ठीक है बच्चों, समझो समझो, पार्टिकल को हमने हवा में फेंका, पार्टिकल को बच्चों हवा में फेंका, तो बच्चों बताओ पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, कितना लगेगा, mg। अब बताओ हमेशा नीचे लगेगा या कभी चेंज करेगा, और वैल्यू वही रहेगी या बदलेगी। तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है, तो क्या हम उसे कांस्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। अब बच्चों अभी अभी मैंने सिखाया था एवरेज फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एवरेज फोर्स बच्चों, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो एवरेज और कांस्टेंट एक ही बात है, तो एवरेज फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, mg। डेल्टा पी तुम्हें निकालना है। अब जीरो से t1, जीरो से t1 टाइम कितना हो गया, t1। अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो इसको माइनस जे लिख सकते हो, वरना वो भी सही। अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना वो भी ठीक है। अब डेल्टा पी बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, माइनस का एम जी टी वन इंटू जी, खत्म। समझ गया बच्चों। अगर हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। यहां फोर्स क्या लग रहा है, एम जी, केवल एम जी का फोर्स लग रहा है, बस खत्म। अब बच्चों इसको हम लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, शुरू का मोमेंटम लिखो एम यू कॉस थीटा आई एम यू साइन थीटा जे, फिर हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है वो एम यू कॉस थीटा आई, फिर वाई का लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, काफी लेंदी जाएगा। डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा। समझे बच्चों। तो फिर देखो ये हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था अगर याद हो, अभी मैंने रिवाइज भी करवाया था। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू जे। डेल्टा पी निकालना है, टाइम कितना हो गया t1, बस खत्म। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो इसमें, समझ गए ना बच्चों इसे अभी। हाँ बोलो यथार्थ। सर अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे तो तो भी नीचे प्लस माइनस लेंगे क्या? प्लस माइनस लेके कर सकते हो, या लॉजिकली बता सकते हो कि फोर्स नीचे है तो मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन नीचे हो, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होता है। तो एम जी टी वन और बोल दोगे किस तरफ, नीचे की तरफ। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत, समझ गए ना बच्चों इस क्वेश्चन को भी। ठीक, ठीक बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं, कर लिया ना सबने, हटा दो ना बच्चों, इससे फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों वापस देखो अगेन बच्चों, फ्रॉम सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बच्चों, फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। अब फोर्स d बाई dt, बच्चों बताओ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्लियर। अब फिर समझो, इफ m कांस्टेंट, बच्चों मान लो मास कांस्टेंट है, मान लो मास कांस्टेंट है, तो बच्चों बताओ कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो m को हमने बाहर रख लिया, ये क्या बन गया, dv बाई dt। अब बच्चों बताओ dv बाई dt कहीं जाना पहचाना लग रहा है, क्या होता है, dv बाई dt वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो बच्चों यहां से फोर्स तुम्हारे पास आ गया मास इनटू एक्सेलेरेशन, फोर्स यहां से क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलेरेशन। और इसमें बच्चों जो ये फोर्स था वो कौन सा फोर्स था, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक बार बच्चों इतना करो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं, कर लो बच्चों।
इतना बच्चों क्लियर है? ठीक, अब बच्चों वापस समझते हैं। ठीक, बच्चों बताओ यहां से नेट फोर्स किसके बराबर आया? बोलो बच्चों, नेट फोर्स किसके बराबर आया? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बच्चों मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं क्योंकि वो हम ज्यादा यूज करेंगे, मतलब क्या है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो नेट फोर्स को बच्चों एक मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लिख रहा हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स का मतलब हो गया चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक बार बच्चों इसे लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों आगे मैं ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करूँगा, उस वजह से मैंने इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा दिया। हाँ वापस बोलो। नहीं, वो हिंदी में जानबूझ के लिखवाया क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में मैं यूज़ करूँगा। एक्चुअल में ये है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इसी लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, उसी वजह से इस तरह से लिखवा दिया। वो जब देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखवाया। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, ये ला रह गया इसमें। ठीक है, तो बच्चों रोकने वाला, ठीक है, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, उससे फिर थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक, हटा दूं बच्चों इसे, हटा देता हूं बच्चों फिर। ठीक, अब बच्चों देखो, मान लो बच्चों ये सिचुएशन है। ठीक है, मान लो बच्चों ये मैंने बोल ली पॉजिटिव x, तो यहां i और यहां क्या लोगे? माइनस i। ठीक है, इसका मास मान लो 5 kg। इसमें बच्चों एक फोर्स इधर लग रहा है, लेट से 30 न्यूटन। एक फोर्स मान लो बच्चों इधर लग रहा है, मान लो बच्चों 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई और ये, ठीक है, तो बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग केवल समझना। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों समझो, जब भी अपना एनएलएम का क्वेश्चन होगा तो उसमें फ्रिक्शन फिलहाल 0 मान के चलना। ठीक है ना, फ्रिक्शन तभी आएगा जब फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, तब तक सरफेसेस सारी क्या मान के चलनी है? स्मूथ। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। तो बच्चों अब मुझे बताओ सिचुएशन देख के ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? राइट। अब बच्चों देख के बताओ आंसर क्या आना चाहिए? 4। कितना आंसर आएगा? 4। कोई दिक्कत? लेकिन अब बच्चों जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे समझते हैं। आंसर आ जाएगा बट अब हम चीजें समझ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो अब बच्चों समझो, फिर मैं बताऊंगा कि उनका यूज क्या है। मेथड 1, मेथड 1 ये मान लो प्योर वेक्टर मेथड है।
वेक्टर मेथड। तो वेक्टर मेथड हमसे बच्चों बोलता है नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बच्चों क्या होता है, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, यहां दो हैं तो दो, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बच्चों बताओ पहला फोर्स किस तरफ है, आई, तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे 30i, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 30i। अब F2 वो किस तरफ है, तो इसको क्या लिखोगे 10 माइनस आई। मास बच्चों 5, एक्सीलरेशन निकालना है। अब देखो 30 और माइनस 10 कितना बचा 20i, 5a, तो a बच्चों यहां से कितना आ गया 4i। i क्या बता रहा है कि वो इस तरफ 4 से जाएगा। एक बार बच्चों इसे कंप्लीट करो फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। मेथड समझ पाए बच्चों, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स का मतलब होता है सभी का वेक्टर सम, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मास इनटू एक्सीलरेशन। F1 वेक्टर बच्चों राइट साइड है तो 30i, F2 वेक्टर बच्चों लेफ्ट साइड है तो 10 माइनस आई। सॉल्व किया 4i। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये हम फ्रिक्शन में डिस्कस करेंगे, अभी उतना मत सोचो। एक्चुअल में मैं बताऊं वो स्मूथ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कोल्ड वेल्डिंग की वजह से फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है, पर अभी अननेसेसरी में कुछ चीज़ें बताऊंगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करें। अभी ये मान लो कि हाँ फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, अभी ये मान सकते हो, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वापस समझो, ये मेथड 1 होगी। अब मेथड 2, मेथड 2 में बच्चों हम लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक, और मैक्सिमम टाइम बच्चों हम यही मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बच्चों बताओ 30 और 10, 30 और 10 बच्चों बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, 30 10 कौन सा फोर्स ज्यादा है 30। तो बच्चों ये किस तरह मूव करेगा, तो हमें पता है कि ये राइट साइड जाएगा तो हम अपने से ले लेंगे इधर A। और अब इसमें बच्चों हम लॉजिक लगाएंगे जो मैंने अभी लिखवाया था कि 30 इधर है तो वो तो उसको आगे ले जाना चाहता है और 10 उसको पीछे ले जाना चाहता है, तो 30 तो उसको चलाना चाहता है, 10 उसको रोकना चाहता है। 30 उसको चलाना चाहता है, 10 उसको रोकना चाहता है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब लॉजिक से बच्चों हम डायरेक्टली ये लिखेंगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोक कौन रहा है 10, मास बच्चों 5, एक्सीलरेशन, तो 20 इक्वल टू 5a, एक्सीलरेशन कितना हो गया 4। तो 30 तो उसे चलाना चाहता है, 10 उसे रोकना चाहता है, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों जब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे तब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लेफ्ट साइड है तो माइनस में -10 क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। वो हम लॉजिक से देखेंगे 30 चला रहा है 10 रोक रहा है तो वो माइनस यहाँ इंक्लूड हो गया। तो आगे बच्चों हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यही मेथड फॉलो करेंगे, समझ गए ना बच्चों। तो उस समय फिर बच्चों को कई बार यही कंफ्यूजन आता है कि सर ये तो लेफ्ट साइड है, नेट फोर्स में तो हम ऐड करते हैं तो फिर माइनस क्यों कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। या तो ये मेथड फॉलो करो या वो मेथड फॉलो करो, दोनों को मिक्स मत करो, समझ गए ना। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, क्लियर है भैया, ये चीज समझ पाए बच्चों, ठीक है ना, ओके। अब इसी में बच्चों सेकंड पार्ट लिखो, दोनों मेथड लिख लिया ना बच्चों, ठीक। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मेट बच्चों हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उसी वजह से मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा दिया। एक्सीलरेशन में वो लिखा नहीं है, देखो 4 लिख दिया है, अगर यूनिट वाइज लिखना चाहो तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अभी यूनिट्स पे उतना अपना फोकस नहीं है, अभी केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ, यूनिट्स लिखना चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। अभी बस वैल्यू रख दी है, बाकी वो अंडरस्टूड है कि सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब सेकंड बच्चों इस पे लिखो, सेकंड बच्चों, राइट नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक, राइट नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक, राइट नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक। बोलो बच्चों, नेट फोर्स क्या है? 20। ऑब्वियस सी बात है, 30 इधर 10 इधर, नेट फोर्स क्या हो गया? 20। तो सेकंड का आंसर देखो बच्चों, सेकंड का नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसी में मेथड 2, मेथड 2, पहला मेथड क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। मेथड 2, नेट फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों बताओ मास कितना है? अभी अभी तुमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, कितना आया आंसर? चेक करो दोनों आंसर सेम है या नहीं, एक बार लिख लो, फिर मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। बताता हूँ, एक बार लिख लो, वही हमने यूज कर लिया है, क्यों यूज किया वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों नेट फोर्स हमने लिखा, हमने नेट फोर्स लिखा, 30 आगे 10 पीछे, नेट फोर्स कितना हुआ? 20। अब दो मेथड बच्चों मैंने क्यों बताए वो समझो, वो समझना बच्चों। किसी किसी क्वेश्चन में होता यह है कि फोर्सेस दिखा देते हैं, तो उनको देख के तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो, और किसी किसी में आपको फोर्सेस नहीं बताते हैं, एक्सीलरेशन बता दिया। जैसे बच्चों आपसे बोला एक 6 kg का मास है, 6 kg का मास है, वो 3 के एक्सीलरेशन से जा रहा, तो बताओ उस पर नेट फोर्स क्या है? 80। अब आपको दुनियादारी से मतलब नहीं कि उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपको उसका मास पता है, आपको उसका एक्सीलरेशन पता है, बस मास इनटू एक्सीलरेशन नेट फोर्स। फिर समझो, एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट 4 मीटर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, 5 किलो का ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, बताओ उस पर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो गया? 25। खत्म। अब इसका यूज कहाँ आएगा वो अभी देखते हैं, बट बच्चों ये मेथड समझ गए ना? ठीक है। अब आगे बच्चों फिर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज समझो बच्चों। ये क्वेश्चन है, इस पे ये 3-4 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, 3 kg का मास। इफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नेट फोर्स। एक बार लिख लो बच्चों, सही है बट लिख लो, एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। F1 F2 F3 F4, 3 kg का पार्टिकल है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नेट फोर्स। बच्चों बताओ आंसर क्या होगा? 12। तो उसी वजह से बच्चों मैंने दोनों मेथड डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके नेट फोर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इन चारों में से किसी की वैल्यू नहीं पता, एंगल वेंगल भी नहीं पता, हम निकाल ही नहीं सकते। लेकिन हमें मेथड पता है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स मेरे पास हो गया 3 और एक्सीलरेशन 4, 12। खत्म। अब मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं कि कौन सा फोर्स कितना है, किस एंगल पे लग रहा है, क्या है। अगर हमसे नेट फोर्स पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है बच्चों?
बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक। इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, इसे बच्चों हटा देता हूं, ठीक। अब इसे देखो बच्चों, ये 2 kg, 3 kg, 5 kg। मान लो बच्चों एक लिफ्ट है, उसमें ये 3 ब्लॉक रखे, 2 kg, 3 kg, 5 kg। मान लो इनके नाम है A, B, C। ठीक है? कर लिया? ओके, तो मान लो बच्चों लिफ्ट ऊपर 3 के एक्सीलरेशन से जा रही है, तो बताओ 2 किलो का डब्बा किससे जाएगा? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 3 किलो वाला, 5 किलो वाला, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। बोलो बच्चों क्या होगा? 9। तो बच्चों अब इसमें भी यही है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना कि वो उस पर mg लगा रहा है, इसका इधर mg लग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमसे नेट फोर्स पूछा है, अगर हमसे नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बाकी कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। तो अब अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन, 3 kg पे लिखता हूं तो 3 इंटू 3 9, खत्म। अब बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कहाँ है? तो नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन में होती है तो ऊपर। अगर हमसे पूछा जाए नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है तो ऊपर। समझ गए बच्चों ये? तो नेट फोर्स बच्चों बताओ क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इतना समझ गए? ठीक है। अब बच्चों वापस समझते हैं, ऐसे ही देख के बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। अगर मैं पूछता 2 kg पे नेट फोर्स बताओ, 5 kg पे नेट फोर्स बताओ, समझ गए बच्चों? तो नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये चीज क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों कुछ फोर्सेस में डिस्कस कर रहा हूं, तो उसे बच्चों लिख लें। वेट, वेट, WEIGHT, वेट। जनरली बच्चों इसको W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है बच्चों, मान लो इस पेन को छोड़े, कहां जाएगा? क्यों? ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। बच्चों जैसे ये कैमरा लगा है, उस पर ग्रेविटी लग रही है, कहाँ लग रही है? तो फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा? देखिए टंगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इस पर ग्रेविटी नहीं लग रही, इस पर भी लग रही है, पर ठीक है टंगा हुआ है, उस वजह से नहीं जा पा रहा। मुझ पर ग्रेविटी लग रही है, कहाँ लग रही है? तो मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा? बोलो। फ्लोर है, फ्लोर मुझे नीचे जाने से रोक रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये चीज हवा में है तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये टंगी हुई है तब भी ग्रेविटी लग रही है, मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो भी ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। कोई लिफ्ट में बैठा हो उस पर ग्रेविटी लगेगी, कहाँ लगेगी? कोई एरोप्लेन में बैठा हो तब भी डाउनवर्ड लगेगी। तो बच्चों कोई भी अर्थ के आसपास हो, अर्थ के आसपास चाहे एरोप्लेन में हो, ठीक है ना, या माउंट एवरेस्ट पे हो, फर्क नहीं पड़ता, सब पे ग्रेविटी लगेगी। कहाँ लगेगी? नीचे। अब बच्चों जी की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? 10। मान लो बच्चों इस पेन का वजन है 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, 0.1, तो इस पे ग्रेविटी का क्या फोर्स लगेगा? 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 न्यूटन। कहाँ लगेगा? नीचे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, मान लो मेरा वजन 70 किलो, अब 70 kg अगर मैं अपना मास मानता हूं तो मुझ पे ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा? 700 न्यूटन।
कहाँ लगेगा? नीचे। तो जो 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसी को हम वेट बोलते हैं। तो वेट क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से खींचती है, अर्थ अपने आसपास ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। वैल्यू क्या होगी? mg। वैल्यू क्या होगी? mg। डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत प्रिसाइजली देखें तो अर्थ के सेंटर की तरफ। बच्चों बताओ, मैंने फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस किए थे, तब मैंने हल्का फुल्का बताया होगा इसका फंडामेंटल नेचर क्या होगा? mg या वेट का फंडामेंटल नेचर क्या होगा? याद करो, 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस किए थे, याद आया? तो इसका फंडामेंटल नेचर क्या होगा? ग्रेविटेशनल। समझ गया ना? तो बच्चों अब इतना नोट कर लो, इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इट्स फंडामेंटल नेचर क्या होगा? ग्रेविटेशनल। इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड अर्थ सेंटर और वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अर्थ के सेंटर की तरफ या नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब बच्चों समझो, इतना नोट कर लो, जैसे बच्चों ये ब्लॉक m मास का ऐसे रखा है, जैसे ये बोतल रखी है, इस बोतल पे mg कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। तो आप उसको ऐसे दिखाओगे कि mg नीचे लग रहा है। मान लो बच्चों ये चीज हवा में ऐसे फेंक दी हमने, मान लो पेन मैंने ऐसे हवा में फेंक दिया, तो इस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, मान लो जैसे रेलवे स्टेशन पे जो इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है ना, उस पे तुमने अपना कोई सूटकेस टिका के रख दिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ इस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? ठीक है। मान लो बच्चों ये लिफ्ट है, ऊपर ए एक्सीलरेशन से जा रही, इसमें कोई बंदा खड़ा है, इस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? तो कुल मिला के हमेशा ग्रेविटी कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। अब बहुत प्रिसाइजली देखें, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है हाल फिलहाल, जैसे ये अर्थ है, अर्थ, तो मान लो यहां कोई बंदा हवा में है, तो उस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? नीचे mg। कोई बंदा इस साइड खड़ा है, उस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। कोई बंदा इधर ऐसे खड़ा है, तो उस पे ग्रेविटी कहाँ लगाओगे? ऐसे कैसे लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। समझ गए बच्चों? तो प्रिसाइजली देखोगे तो ग्रेविटी कहाँ लगता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। पर नॉर्मल वे में जो हम डिस्कस करते हैं तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेते हैं। समझ गए ना? तो इतना बच्चों ड्रॉ कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। समझ गए ना? तो कुल मिला के सबका कंक्लूजन केवल इतना सा है कि mg हमेशा लगेगा ही लगेगा। कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। चाहे हवा में हो, एरोप्लेन में हो, लिफ्ट में हो, इंक्लाइन प्लेन में हो, कुछ भी हो, mg हमेशा लगेगा ही लगेगा। और कहाँ लगेगा? बिल्कुल नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। इतना समझ गए ना बच्चों? ठीक है।
ठीक है बच्चों, बच्चों इसे हटा देता हूं। अब बच्चों मान लो मैं किसी चीज को छोड़ता हूं तो उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या होता है, जी की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है 10। अब जनरली बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, हवा का फ्रिक्शन चीजें काउंटिंग में नहीं लेते। ठीक है, इतना कर लिया ना, इसे हटा देता हूं। ठीक, अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, 4 kg का ब्लॉक है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा। बच्चों नॉर्मली इसको कितने से नीचे आना चाहिए, किससे आ रहा है, तो बच्चों नॉर्मली हम एयर फ्रिक्शन काउंटिंग में नहीं लेते, लेकिन यहाँ एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस वजह से क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन कम हो गया। तो अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, एयर फ्रिक्शन निकालना है। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। हाँ एक सेकेंड, सही है सही है, एक बार बच्चों कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कर लिया राहुल, बोलो। फोर्स, फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सोचो एक बार। देखते हैं, हाँ प्रज्ञा तुम बोलो 12 कैसे है। आंसर ठीक है, पर रिलेटिव वगैरह उसमें लगाना उतना ठीक नहीं है। आंसर ठीक है पर देखते हैं। और कोई कैसे, सर नीचे की तरफ वैसे 10 लगता है, पर वो नीचे की तरफ 7 ही लग रहा है, सर रिलेटिव 3। ओके देखते हैं। और कोई, आयुष बोलो। सर अगर हम रियल सिचुएशन में देखें, इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर सर हो रहा है 40 न्यूटन। और सर जब एयर फ्रिक्शन जब लग रहा है, तब उसके टाइम पे अलग सा फोर्स लग रहा है, तो फिर सर जो डिफरेंस रहेगा सर वही हो रहेगा अपना एयर फ्रिक्शन। ठीक है, और चलो बच्चों अब डिस्कस कर, देखो बच्चों बताओ इस पे mg कहाँ लगेगा, mg कहाँ लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, कितना लगेगा 4g, यानी कि 40। अब नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जैसे बच्चों फील करो, आप बाइक बहुत रफ्तार से चला रहे हो, ईस्ट में चला रहे हो, तो तुम पे एयर फ्रिक्शन कहाँ फील होता है, वेस्ट में, और नॉर्थ में चलाओगे तो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो एयर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो मान लो बच्चों इस पे एयर फ्रिक्शन ऊपर है, F, F मतलब एयर फ्रिक्शन। अब बच्चों बताओ ये कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, नीचे वाला। अगर ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा। बच्चों फिर समझो, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कि इस पे नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर मान लो कुछ एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कम होगा। तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा है ये कम है, ये चलाएगा ये रोकेगा। तो अब हम वही फंडा लगाएंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 40 माइनस 28 F, तो 12 यहां से क्या आ गया, फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, 12। समझ पाए बच्चों, इसे अभी कर लो फटाफट। देखो हवा चल रही होगी तो उसका एक फोर्स और आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपको दे दिया कि उसकी वजह से कुछ और फोर्स लग रहा है, तो वो भी काउंटिंग में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और बोलो। ठीक है बच्चों, चले बच्चों अभी, ठीक, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं।
अब बच्चों जैसे हमने एक फोर्स पढ़ा वेट, ऐसे अब हम नेक्स्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हेडिंग बच्चों लिख लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो बच्चों अब वापस से बताओ, मान लो मेरा मास 70 kg, कितना मास है? ठीक है, तो मुझ पे ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? 700। कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। तो मैं नीचे जा रहा हूँ क्या? क्यों नहीं जा रहा हूँ? फ्लोर है, तो फ्लोर ऐसा क्या कर रहा है कि मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ? अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब वो मुझ पे अपोजिट फोर्स कितना लगा रहा है? 700। क्योंकि मान लो मुझ पे इधर 700 लग रहा, वो अगर मुझ पे 800 लगा दे तो ज्यादा फोर्स कौन सा हो गया? ऊपर वाला। तो फिर मुझे ऊपर जाना चाहिए, वैसा तो है नहीं। मान लो 700 मुझ पे ग्रेविटी लगा रही और ये 600 लगा रहा, तो फिर नेट किधर आ गया? नीचे। तो मुझे नीचे जाना चाहिए, वो भी नहीं। तो अगर मुझ पे ग्रेविटी 700 लगा रही है तो नॉर्मल या मान लो सरफेस फ्लोर मुझ पे कितना लगा रहा होगा? 700। क्लियर है बच्चों? अब फ्लोर जो मुझ पे फोर्स लगा रहा है उसी को बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो सरफेस फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बच्चों मान लो मैंने 1 किलो की बोतल हाथ में पकड़ ली, अब मेरा मास कितना हो गया? 71। तो अब ग्रेविटी मुझ पे क्या फोर्स लगाएगी? 710, 710। तो अब ग्रेविटी मुझ पे 710 लगा रही है, तो सरफेस या फ्लोर मुझ पे कितना लगाएगा? कहाँ लगाएगा? ऊपर। ठीक है, अब बच्चों फिर समझो, मान लो बच्चों जस्ट समझने के लिए, जस्ट मान लो बच्चों जैसे मैं किसी के कंधे पे खड़ा हो जाता हूं। ठीक है, तो बच्चों जस्ट समझने के लिए एक बार समझो, मान लो मेरा मास 70 kg, मैं किसी के कंधे पे खड़ा हो जाता हूं, तो अब बताओ ग्रेविटी मुझ पे कितना फोर्स लगाएगी? जैसे बच्चों आप एक गेम होता है दही हांडी, टीवी में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा। ठीक है, तो खैर समझो, तो उसमें आपने देखा होगा कई सारे लोग पिरामिड की तरह बना लेते हैं, एक के कंधे पे खड़े होके हाइट बढ़ा के। ठीक है ना, तो वैसी सिचुएशन मान लो कि मैं किसी के कंधे पे खड़ा हो गया, मान लो मेरा मास 70 kg, तो अब ग्रेविटी मुझ पे कितना फोर्स लगा रही है? कहाँ लगा रही है? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, मान लो मैं उसके कंधे पे स्टेबली खड़ा हूं, तो मैं नीचे जा रहा हूं क्या? नहीं जा रहा, जबकि मुझ पर फोर्स तो लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? उस शोल्डर की वजह से। शोल्डर मुझ पे कितने फोर्स लगा रहे हो? किस तरफ? ऊपर। तो वो शोल्डर मुझ पे कितने फोर्स लगा रहे होंगे? 700 ऊपर। ठीक है, अब बच्चों सोच के बताओ, मैं किसी के कंधे पे खड़ा हूं, तो मैं उसके कंधों को नीचे दबाऊंगा या कहां दबाऊंगा? नीचे। किस फोर्स से दबाऊंगा? 700। तो बच्चों जिस फोर्स से मैं सरफेस को प्रेस करता हूं, जिस फोर्स से मैं सरफेस को प्रेस करता हूं, उसको मैं बोलता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ गए बच्चों? अब फिर समझो, मान लो बच्चों जैसे ये किसी बंदे का सर है, ठीक है ना, मान लो आप में से किसी का सिर है, ठीक, उसके ऊपर मान लो मैंने 10 किलो का वजन रख दिया, तो ये 10 किलो का वजन, इस पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी? 100। अब वो टिका हुआ है, तो ये बताओ ये इसके सर को कितने फोर्स से दबाएगा? 100। तो जिस फोर्स से सरफेस को हम दबाते हैं, जिस फोर्स से हम सरफेस को दबाते हैं, वही होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां उसके सर पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? 100। समझ गए? ठीक है, अब मान लो मैंने इस पे 5 किलो और रख दिया, अब उसके सर कितने फोर्स से टोटल दबेगा? 150। तो अब नॉर्मल कितना हो जाएगा? 150।
समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों समझो, मान लो वही सिचुएशन 10 किलो, अब बताओ कितने से दबेगा? 100। मान लो मैं अपने हाथ से और उसको दबाने लगा, ऐसे 30 न्यूटन से खुद दबाने लगा, तो उसका सर और ज्यादा दबेगा या कम दबेगा? टोटल कितने से दबेगा? 130। तो अब नॉर्मल 130। तो अब कंक्लूजन समझो, एक सरफेस दूसरी सरफेस को जिस फोर्स से प्रेस करती, एक सरफेस दूसरी सरफेस को जिस फोर्स से प्रेस करती है, उस प्रेसिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। उस प्रेसिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जैसे अभी मैं इस सरफेस को 700 से प्रेस कर रहा हूं, तो नॉर्मल कितना हो गया? 700। ठीक है, अब समझो, मान लो मैं इस दीवार पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, दीवार उधर खिसक रही है, क्यों नहीं खिसक रही? वो मुझ पे इधर फोर्स लगा रही हो। ठीक है, तो अगर मैं इस दीवार को 50 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूं, तो इस दीवार को किस फोर्स से प्रेस कर रहा हूं? 50। तो दीवार मुझ पे 50 लगाएगी, तो प्रेसिंग फोर्स कितना हो गया? 50। यार नॉर्मल कितना हो गया? 50। ठीक है, अब बच्चों समझो, जहां जहां सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं वहां ये लगता है। जैसे अभी मैं ग्राउंड के कांटेक्ट में हूं, तो मुझ पे नॉर्मल कहां लगेगा? मेरी तरफ। नॉर्मल हमेशा कहां लगता है? ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे मुझ पे नॉर्मल कहां लगेगा? मेरी तरफ। तो ये मेरी तरफ कितना फोर्स लगा रही है? 700। ठीक है, अब मान लो बच्चों मैं ऐसे दीवार से टिक गया, तो मैं तो ग्राउंड के कांटेक्ट में हूं, तो ग्राउंड मुझ पे ऐसे नॉर्मल लगाएगी। उसके अलावा मैं इसके भी कांटेक्ट में हूं, तो ये मुझ पे कहां फोर्स लगाएगी? इस साइड, मेरी तरफ। तो ये भी एक नॉर्मल लगेगी। अब मान लो बच्चों मैं इस तरह से अगर टिक जाता हूं, तो अब मैं कितनी जगह कांटेक्ट में हूं? एक ग्राउंड, वो कहां लगाएगी? इधर। ये कहां लगाएगी? इधर। ये कहां लगाएगी? इधर। तो जितनी जगह ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, जितनी जगह ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, उतनी जगह नॉर्मल लगेगा। कहां लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे ग्राउंड इधर, वो इधर, ये इधर। इतना क्लियर? अब बच्चों बताओ इसका फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए? याद करो, स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ। चलो मैं बताता हूँ, सीधा सा फंडा है, mg को छोड़ के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिमाग ही नहीं लगाना। कोई भी आगे आएगा, सब कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों है? वो सब। बच्चों मान लो जैसे मैं इस सरफेस को ऐसे दबा रहा हूँ, इस सरफेस को यूं दबा रहा हूँ, तो जो ये फोर्स है वो क्या है? नॉर्मल। या मान लो इसको ऐसे दबा रहा हूँ, फोर्स कौन सा है? नॉर्मल। तो बच्चों मेरे हाथ में एटम्स में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें एटम्स चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, तो उसके इंटरेक्शन की वजह से ये जनरेट हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, उस वजह से इन सबको हम क्या लेके चलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अभी मैंने नॉर्मल का बताया कि सरफेस में चार्ज पार्टिकल हैं, उनके इंटरेक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, तो फंडामेंटल नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बच्चों इसमें फिर पॉइंट बना के आप लिखते चलो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, it is a contact force always act perpendicular to contact surface toward object। तो बच्चों ये contact force है। जैसे पेन को मैंने छोड़ा, जब तक ये हवा में है, किसी के कांटेक्ट में है नहीं, तो नॉर्मल लगेगा? नहीं। तो जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तब जाके लगेगा। कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। इट इज अ फोर्स बाय विच वन सरफेस प्रेस द अदर सरफेस। ये वो फोर्स होता है जिससे एक सरफेस दूसरी सरफेस को प्रेस करे। ये वो फोर्स है जिससे एक सरफेस दूसरी सरफेस को प्रेस करे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। It will act at all places where one surface is in contact with other surface। जैसे जितनी जगह पे तुम्हारा कांटेक्ट होगा उतनी जगह पे ये लगेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जब मैं यूं खड़ा हूं तो केवल ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा है, इधर टिक गया तो ग्राउंड और ये दोनों लगा रहे हैं, पीछे की तरफ टिक गया तो ये तीनों मिलके लगा रहे हैं।
तो जितनी जगह अपना कांटेक्ट होगा उतनी जगह ये लगेगा, उतनी जगह ये लगेगा। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है बच्चों, जैसे अभी मैं खड़ा हूं 70 किलो, बताओ नॉर्मल कितना हुआ 700, मैंने 1 किलो की बोतल पकड़ ली, अब कितना हो गया। तो बच्चों मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, उससे कहना नहीं पड़ा कि भाई अब नॉर्मल बढ़ा लो, वो अपने आप ही एडजस्ट हो गया। मान लो बच्चों अभी ये खाली है, इसमें 1 किलो पानी भर लिया तो 72 kg हो गए, अब नॉर्मल कितना हो जाएगा 720। तो वो अपने आप ही एडजस्ट होता है, उससे कुछ कहना नहीं पड़ता है कि भाई तुम बढ़ा के 720 कर लो, 730 कर लो। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे मान लो मैंने यूं प्रेस किया, अभी 10 से प्रेस कर रहा हूँ, नॉर्मल कितना लगा 10, 20 से कर रहा हूँ तो 20, 40 से करूँगा तो 40। वो अपने आप एडजस्ट होगा, उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, हाँ बोलो। दोनों ही नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल। मान लो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो भी नॉर्मल है और जो ये लगाएगा वो भी नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल है। और बोलो बच्चों, ठीक है बच्चों, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, इट्स फंडामेंटल नेचर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट्स फंडामेंटल नेचर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट्स फंडामेंटल नेचर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलो प्रज्ञा कोई डाउट हो? Its fundamental nature will be electromagnetic. इसको बच्चों n या कई बार r से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम टाइम n से डिनोट करते हैं, पर जैसे HCV बुक देखोगे तो उसमें r से डिनोट कर रखा है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों वापस से समझते हैं, इतना कर लिया ना? ठीक है, आगे बच्चों आप इस तरह से लिख लो, फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसे FBD बोलते हैं। बच्चों पिछला वाला क्लियर है ना? वहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सबने लिख लिया ना? फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम यही बोलेंगे FBD। FBD, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसको हम डायग्राम में दिखा देते हैं, वही अपना FBD होता है। क्या होता है वो अभी हम एग्जाम्पल और देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। बाकी FBD का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स को दिखाना, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स को दिखाना। डायग्राम इंडिकेटिंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों शॉर्ट में हम इसे FBD बोलते हैं और वही काफी स्टैंडर्ड है, यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों समझो, अब बच्चों इसे लिखना नहीं है, समझना है, समझते हैं। अगेन बच्चों मैं वही एग्जांपल फिर दे रहा हूं, मान लो, ठीक है, लेट्स से 70 kg, इसके कंधों पे ऐसे मान लो मैं हूं, ठीक, और टिका हुआ। तो बच्चों बताओ मुझ पे ग्रेविटी का फोर्स कहां लगेगा? नीचे। तो मैं नीचे जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ये इसके शोल्डर मुझ पर फोर्स लगाएंगे। कहां लगाएंगे? ऊपर। कितना लगाएंगे? अब FBD से क्या मतलब है, अगर मान लो मैं अपना FBD बना रहा हूं तो मेरा मास कितना है, तो mg कहां लगेगा? नीचे। तो मैंने ये दिखा दिया। और मुझ पे क्या फोर्स लग रहा है, वो उसके शोल्डर्स मुझ पे कहां फोर्स लगा रहे हैं? ऊपर। उस वो जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये दो फोर्स लग रहा है तो इसी को हम बोलते हैं FBD। इसी को हम क्या बोलते हैं? FBD।
कि मुझ पे mg फोर्स लग रहा है और मैं सरफेस पे खड़ा हूं, वो मुझ पे एक ऊपर फोर्स लगा रही है। ये दोनों हमने दिखा दिए, इसी को क्या बोलते हैं, एफईडी। समझ गए? अब बच्चों बताओ मैं कहीं मूव करूंगा, नहीं मूव कर रहा, तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाले के। तो हम बोलेंगे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 700। ये क्लियर बच्चों, यहां तक समझ पाए? अब वापस समझो बच्चों, मुझे फिर आंसर दो। मैं उसके कंधों पे खड़ा हूं, तो मुझ पे फोर्स कहां लग रहा है, मुझ पे mg तो नीचे लग रहा है, और उसके कंधे कहां लगा रहे हैं, ऊपर। कितना लगा रहे हैं, ठीक है। अब सोच के बताओ, अगर मैं किसी के कंधों पे खड़ा हूं, तो मैं उसके कंधों को नीचे दबाऊंगा या ऊपर खींचूंगा, नीचे दबाऊंगा। तो बच्चों मुझे फिर बताओ, जैसे अभी मैं इस सरफेस पे खड़ा हूं, तो मैं उस पे फोर्स कहां लगा रहा हूं, नीचे। तो जो मैं उस पे फोर्स लगा रहा हूं, जो अक्सर तुम्हारा या सार्थक तुम्हारा डाउट था, समझो। तो ये मान लो बंदा ए बंदा, उस पे नॉर्मल नीचे लगेगा, उस पे नॉर्मल कहां लगेगा, नीचे, और मैं उसके कंधों को कितने से दबा रहा हूं, 700 से, तो उस पे नॉर्मल कहां लगेगा, नीचे 700। तो दोनों ही नॉर्मल होंगे, वो जो मुझ पे लगा रहा है वो भी नॉर्मल है, और मैं जो उस पे लगा रहा हूं वो भी नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल है, दोनों की ही वैल्यू बराबर होगी। ये चीज समझे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब एग्जाम्पल बच्चों आप इसमें लिखो, एग्जाम्पल बच्चों इसमें लिखो। एग्जाम्पल बच्चों ऐसे लिख लो, राइट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन ईच केस, राइट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन ईच केस, राइट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन ईच केस, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब आप करते चलो, आंसर जब मैं पूछूं तब बताना। मान लो बच्चों ये 30 kg, इस केस में नॉर्मल लिख लो बच्चों, सेकेंड। मान लो बच्चों 20 kg, या चलो 30 रखता हूं, इस पे मैंने अपनी तरफ से फोर्स लगा दिया, सपोज 50 न्यूटन। थर्ड 30 kg बच्चों, मान लो मैंने इधर फोर्स लगा दिया, सपोज 40 न्यूटन, ठीक है। फोर्थ वही 30 kg, मान लो बच्चों मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, (53 डिग्री पे, ठीक है। हर केस में तुम्हें क्या लिखना है, नॉर्मल लिखना है। बच्चों बताओ फर्स्ट केस में क्या होगा, 300, सीधा सा है। यहां 30G, यहां नॉर्मल, कहीं मूव तो कर नहीं रहा है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 30G या 300। बोलो बच्चों फर्स्ट में कहीं कोई दिक्कत? अब ऐसे बच्चों बाकी सॉल्व कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके बच्चों, फर्स्ट में किसी को डाउट? सेकंड जिससे हुआ वो हैंड राइज करे। ओके आस्था तुम बताओ। सही है बच्चों, 300 तो था ही, हम 50 से और दबा रहे हैं, तो वो और ज्यादा दबेगा,
और ज़्यादा दबेगा तो नॉर्मल बढ़ेगा, तो 50 से और बढ़ के कितना हो जाएगा 350। या बच्चों इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे, नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर। अब बच्चों ये कहीं जाएगा नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। तो ऊपर वाला फोर्स अगर नीचे वाले के बराबर है तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल टू 30 या 50 प्लस 30 जी हम 10 लेके चलते हैं, तो नॉर्मल बच्चों कितना हो गया 350। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब इसे कर लो बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब थर्ड ये किसी से हुआ 260 सही है बच्चों। देखो वही तरीका है, आप ऊपर उठा रहे हो तो मान लो किसी के सर पे ये रखा है, अगर तुम ऐसे उठाओगे तो उसका सर हल्का फील करेगा, तो नॉर्मल कम हो जाएगा। तो अब ऐसे समझो, नीचे क्या लगेगा 30g, ऊपर बच्चों नॉर्मल, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो 40 प्लस नॉर्मल किसके बराबर 30g। तो नॉर्मल बच्चों हो गया 300 माइनस 40 260। ठीक है बच्चों, बताओ फर्स्ट 2 3 बोलो आयुष, कोई दिक्कत हो? 1 2 3 कोई दिक्कत किसी को भी? अंशु क्लियर है? कोई भी डाउट बच्चों इसमें अभी? ठीक है ओके। अब फोर्थ इसमें जिससे हुआ हो, ओके तुम बताओ। ईस्ट नहीं देखते हैं, तुम बोलो प्रज्ञा। ठीक है उधर भी जाएगा वो सही है, पर नॉर्मल कितना होगा 260, जो हमसे पूछा है वो 260। समझो बच्चों, बच्चों बताओ 1 2 3 तो क्लियर है ना? अब समझो बच्चों, इस पे अगर हम देखें तो 30 kg, इधर क्या लगेगा 30g, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब नॉर्मल हमेशा बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये ऐसी सरफेस पर रखा है तो इस पे नॉर्मल हमेशा ऊपर ही लगेगा, कभी भी डाउनवर्ड नॉर्मल ब्लॉक पे नहीं लगेगा। सरफेस पे नॉर्मल नीचे लगेगा, लेकिन ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, ऊपर। जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझ पे नॉर्मल मेरी तरफ लगेगा, सरफेस पे नॉर्मल सरफेस की तरफ लगेगा। तो अगर मैं ब्लॉक पे फोकस कर रहा हूं तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर। अब जो ये फोर्स है वो एंगल पे है, तो उसे तोड़ लो, 50 cos 53, 50 sin 53, cos 53 बच्चों 3/5, तो ये 30 ये 40। तो इस पे फोर्स जो लग रहा है उसको तोड़ तोड़ के हमने लिख लिया 30 40 30 40। अब बच्चों ऐसे तो जा नहीं रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, अगर नहीं जा रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, तो ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, तो बच्चों n प्लस 40, n बच्चों कितना आ गया 260। अब जो इधर 30 है उसकी वजह से बस वो आगे चलता चला जाएगा। जैसे मान लो बच्चों ये चेयर है, इसको देखो, अगर मैं यूं फोर्स लगा के खिसकाता जा रहा हूं तो इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स ऐसे में तिरछा लगा रहा हूं तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर। तो ठीक है, इसने नॉर्मल थोड़ा सा कम कर दिया, इस वाले ने क्या किया, नॉर्मल थोड़ा सा कम कर दिया, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो चेयर को आगे लेके जा रहा है। समझ गए ना? जैसे ये चेयर है, अगर मैं ऐसे तिरछा फोर्स लगा के यूं लेके जा रहा हूं, तो मैंने फोर्स ऐसे तिरछा लगाया, एक इधर एक इधर, तो इस वाली कंपोनेंट ने नॉर्मल थोड़ा सा कम कर दिया और ये वाला कंपोनेंट आगे लेके जा रहा होगा, पर हमसे नॉर्मल पूछा है वो तो 260 हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बताओ इधर की तरफ फोर्स कितना है, मास कितना है, मास कितना है 30। तो अगर पूछा जाए कि भाई यहां की तरफ एक्सीलरेशन बताओ तो क्या होगा 30/30,
एक्सीलेशन फोर्स बाई मास, तो इधर की तरफ वो किस एक्सीलेशन से जाएगा 30/30 यानी कि 1। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ पाए? नॉर्मल रिएक्शन हर एक पार्ट में क्लियर है? ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, 4 हो गए। ठीक, आगे देखते हैं। फिफ्थ बच्चों इसमें देखो, मान लो बच्चों ऐसे ब्लॉक एक रखा है। अब मैंने क्या किया, इधर ऐसे 80 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका मास मान लो बच्चों 20 केजी। अब बच्चों सोच के बताओ ये कितनी जगह कांटेक्ट में है? कितनी जगह कांटेक्ट में? 2 जगह। सरफेस से कितनी जगह कांटेक्ट में? 2 जगह। कौन कौन सी? नीचे और साइड में, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यूं टिक के खड़ा हो जाऊं, ये वैसी सिचुएशन कि इसके भी कांटेक्ट में हो, इसके भी कांटेक्ट में हो, तो लगभग वैसी कोई सिचुएशन मान लो। या बच्चों मान लो जैसे यही है, इसको मैं यूं लाके इस कोने में ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या हो गया, ये इसके भी कांटेक्ट में आ गया। ऐसे कोने में लाके यूं फोर्स लगा रहा हूं, तो साइड में जो हल्का सा है उसके कांटेक्ट में ये आ गया। या बच्चों यहां से समझना चाहो तो ऐसे समझो, ये ऐसे रखा है, मैंने यू फोर्स लगाया, तो बोतल अब इस तरह के कांटेक्ट में, समझ गए ना? ठीक है। अब बच्चों 2 जगह नॉर्मल रिएक्शन है, तो दोनों जगह से कितनी कितनी लगेगी वो बताओ। ग्राउंड से कितनी लगेगी और दीवार से, ठीक है ना बच्चों, समझो। तो यहां देखोगे ये इसका mg कहां लगेगा? नीचे। तो ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा इधर, मान लो n1, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा इधर n2। ना तो वो ऐसे कहीं जा रहा है, तो ऊपर वाला किसके बराबर? नीचे के। तो n1 कितना हो गया? 20g यानी कि 200, ठीक है। अब बच्चों को ऐसे भी कहीं नहीं जा रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो n2 कितना हो गया बच्चों? 80। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ दिमाग में गया? कर लो बच्चों इतना, ठीक। एक सेकेंड, हाँ बोलो बच्चों, आवाज नहीं कर रहे। हाँ राहुल बोलो, किस फोर्स की? बोलो बताता हूँ। देखो अगर वो पूछता है ग्राउंड से नॉर्मल कहाँ लगेगी? ऊपर। दीवार से नॉर्मल कहाँ लगेगी? इस तरफ। बस बोलो जो डाउट हो वापस पूछो। नेट पूछता है, नेट पूछता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। 2 वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों का स्क्वायर एंड रूट। एंगल लिखना हो तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, वो भी लिख सकते हैं। और बोलो, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8